सुबह का समय था। दिन की धूप की किरणें अभी अभी धरती पर उतर रही थीं। हल्की सी शीतल हवा पूरे स्टेशन पर फैली हुई थी। वह एक छोटा सा स्टेशन था, न कोई बड़ा शहर, न ही ज्यादा भीड़भाड़। बस कुछ यात्री और रेलवे के कुछ कर्मचारी मौजूद थे। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दिन अभी अपनी नींद से जाग ही रहा हो। अचानक दूर से पटरियों पर आती हुई हल्की सी इलेक्ट्रिक ध्वनि ने उस शांत वातावरण को तोड़ दिया। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई और कुछ ही पलों में एक चमकती हुई नीले क्रीम रंग की ट्रेन दिखाई दी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ वह तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, मानो सुबह की पहली किरण खुद रेल बनकर दौड़ रही हो। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री और पुराने रेलवे कर्मचारी हैरानी से उसे देखने लगे, जैसे वे किसी अनोखी चीज के साक्षी बन रहे हों। एक ऐसी ट्रेन जो जबरदस्त गति और तेज हॉर्न के साथ उनकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। यही वह ऐतिहासिक पल था जब भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी। ये थी भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी एक्सप्रेस। उस सुबह जब यह ट्रेन उस छोटे से स्टेशन से गुजरी, लोगों ने सिर्फ एक ट्रेन नहीं देखी, बल्कि भारतीय रेलवे का एक नया युग देखा। एक ऐसा युग जहां यात्रा केवल एक साधारण सफर नहीं रही, बल्कि तेज, आधुनिक और अधिक आरामदायक अनुभव में बदलने लगी थी। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट संभाल लीजिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन की रोमांचक यात्रा पर। साल था 1980। उस समय देश में राजधानी एक्सप्रेस पहले से ही एक प्रीमियम और प्राथमिकता वाली सेवा बन चुकी थी, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं थीं। वह मुख्य रूप से लंबी दूरी और राजधानी शहरों को जोड़ने तक सीमित थी। भारत को एक ऐसी ट्रेन की आवश्यकता थी जो दिन में चले, कम दूरी तय करे, तेज हो और व्यापार, प्रशासन, शिक्षा तथा शहरों के बीच आवागमन को नई गति दे सके, और सबसे खास बात, उसी दिन यात्रियों को वापस भी ला सके। हालांकि उस समय ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी इंटरसिटी ट्रेनें भी चल रही थीं, लेकिन वे अपेक्षाकृत अधिक समय लेती थीं और उनके ठहराव भी ज्यादा होते थे। यहीं से एक नई अवधारणा ने जन्म लिया, शताब्दी एक्सप्रेस। अब बात करते हैं साल 1988 की। उस समय सरकार भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलना चाहती थी। उद्देश्य था भारत में भी विश्वस्तरीय, तेज और आरामदायक ट्रेन सेवाएं शुरू करना। यह वर्ष अपने आप में खास था, क्योंकि इसी साल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। इसी अवसर पर तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने एक अनोखी पहल की। उन्हें रेलवे बोर्ड के सामने एक तेज गति वाली इंटरसिटी ट्रेन का प्रस्ताव रखा, जिसे नेहरू जी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। अधिकारियों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत के बाद इस परियोजना को मंजूरी मिली और इसी ऐतिहासिक मौके पर इस सुपरफास्ट ट्रेन का नाम रखा गया, शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 100 वर्ष। अब बात करते हैं ट्रैक अपग्रेडेशन की। हाई स्पीड पर चलने वाली ट्रेन के भारी लोड और तेज वाइब्रेशंस को सहन करने के लिए रिसर्च, डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने नई दिल्ली झांसी रूट पर कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले पुराने और हल्के रेल ट्रैकों की जगह 52 किलोग्राम प्रति मीटर वाले भारी रेल बिछाए गए। ये भारी ट्रैक हाई स्पीड पर ट्रेन के वजन को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। इसके बाद लकड़ी और कास्ट आयरन के स्लीपर्स को हटाकर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स लगाए गए, जिससे ट्रैक की पकड़ और स्थिरता काफी मजबूत हो गई। ट्रैक के नीचे बिछाए जाने वाले पत्थरों यानी बैलास्ट की मोटाई भी बढ़ाई गई। जब ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो काफी कंपन पैदा होता है और गहरा बैलास्ट इन कंपन को सोखकर ट्रैक को स्थिर बनाए रखता है। इसके अलावा
हाई स्पीड पर सुरक्षित मोड़ लेने के लिए ट्रैक के तीखे कर्व्स को कम किया गया और उनकी ज्योमेट्री को ज्यादा स्मूथ बनाया गया। साथ ही ओवरहेड इक्विपमेंट और सिग्नलिंग सिस्टम में भी सुधार किया गया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को लगातार बिजली मिलती रहे, इसके लिए वायर टेंशन और अलाइनमेंट बेहतर किया गया। वहीं मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया ताकि लोको पायलट को दूर से ही साफ और स्पष्ट सिग्नल दिखाई दें। जब ट्रैक अपग्रेडेशन पूरा हो गया तो अगली चुनौती थी लोकोमोटिव की। उस समय इंडियन रेलवे के पास सबसे उन्नत पैसेंजर लोको WAP-1 था, जिसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन शताब्दी के लिए 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जरूरी थी। इसके लिए नया लोको बनाने के बजाय WAP-1 में ही बड़े तकनीकी बदलाव किए गए। इसकी पुरानी फ्लेक्सिकॉइल मार्क 1 बोगियों की जगह नई स्वदेशी डिजाइन की गई फ्लेक्सिकॉइल मार्क 2 और बाद में मार्क 4 बोगियां लगाई गईं, जिससे स्थिरता और स्पीड दोनों में सुधार हुआ। शुरुआत में इन इंजनों को कोई नया नाम नहीं दिया गया और इन्हें WAP-1FM-2 कहा गया। लोको नंबर 22005, जिसका नाम जवाहर था, इस प्रयोग के लिए सबसे पहला संशोधित इंजन बना। इसके बाद 22003 और 22006 से 22009 तक के इंजनों को अपग्रेड कर आधिकारिक रूप से WAP-3 क्लास नाम दिया गया। साल 1987 के आसपास RDSO ने इस नए WAP-3 कॉन्फ़िगरेशन के साथ विस्तृत ट्रायल शुरू किए। नई दिल्ली आगरा झांसी सेक्शन पर हुए स्पीड टेस्ट में इस लोको ने सफलतापूर्वक 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति हासिल की। इन सफल परीक्षणों के बाद इसे 140 किलोमीटर प्रति घंटा की कमर्शियल स्पीड के लिए फिट घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं शताब्दी एक्सप्रेस के कोचों की। जब यह ट्रेन 1988 में पहली बार ट्रैक पर उतरी, तब यह आज की तरह 18 से 20 डिब्बों वाली लंबी ट्रेन नहीं थी। हाई स्पीड बनाए रखने के लिए इसमें केवल 9 कोचों का छोटा और तेज रेक लगाया गया था। इन 9 कोचों में 7 AC चेयर कार कोच थे, जिनमें 3x2 सीटिंग अरेंजमेंट होता था। उस समय एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा ट्रेन के दोनों सिरों पर 2 एंड ऑन जनरेशन पावर कार्स लगाई गई थीं। चूंकि ट्रेन पूरी तरह AC थी और इतनी हाई स्पीड पर सामान्य सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम पर्याप्त नहीं था, इसीलिए इन पावर कार्स में बड़े डीजल जनरेटर लगाए गए थे, जो पूरी ट्रेन को लगातार बिजली सप्लाई करते थे। इन कोचों को विशेष रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में डिजाइन और निर्मित किया गया था। हाई स्पीड को ध्यान में रखते हुए ये कोच सामान्य ICF कोचों की तुलना में हल्के और एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन के थे, जिससे दुर्घटना की स्थिति में डिब्बे एक दूसरे के अंदर घुसने से बच सकें। शुरुआत में इन कोचों की लिवरी ताज एक्सप्रेस से मिलती जुलती थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर ऊपर क्रीम और खिड़कियों के नीचे नेवी ब्लू रंग दिया गया, जो उसी से प्रेरित था। यह भारत की पहली ऐसी प्रीमियम ट्रेन थी जिसमें सोने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि इसे डे रिटर्न मॉडल के तहत डिजाइन किया गया था, सुबह जाना और रात तक वापस आना। इसीलिए इसमें केवल आरामदायक रिक्लाइनिंग सीटें दी गई थीं। शताब्दी एक्सप्रेस ने भारत में पहली बार फ्लाइट जैसा अनुभव पेश किया। टिकट में ही खाने का खर्च शामिल होता था और यात्रियों को उनकी सीट पर ही ट्रे टेबल के साथ सिल्वर फॉयल कैसरोल में भोजन परोसा जाता था। RDSO ने इन कोचों के साथ भी हाई स्पीड ट्रायल किए, जिनमें WAP-3 लोको के साथ इन्हें 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक सफलतापूर्वक चलाया गया। अब बारी है उस ऐतिहासिक पल की, उद्घाटन की। नई चमचमाती WAP-3 लोकोमोटिव उसी के अनुरूप लिवरी वाले कोचों के साथ सजी धजी खड़ी थी। चेयर कार कोचों की कतार प्लेटफॉर्म पर तैयार थी और यात्रियों के बीच उत्साह का माहौल साफ महसूस किया जा सकता था। इस ट्रेन के उद्घाटन को लेकर अक्सर 2 अलग-अलग तारीखें सामने आती हैं। दरअसल इस हाई स्पीड ट्रेन का सपना तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया का था। उनकी देखरेख में 10 जुलाई 1988 को इस ट्रेन का प्रारंभिक ट्रायल और संचालन शुरू हुआ, लेकिन इसका भव्य और औपचारिक उद्घाटन 1 नवंबर 1988 को हुआ।
जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यही भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस थी, जो नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई। नई दिल्ली से निकलने के बाद तुगलकाबाद स्टेशन पार करते ही ट्रेन अपनी असली रफ्तार पकड़ लेती थी। इस ट्रेन की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन ट्रैक की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग सेक्शनों में इसकी गति निर्धारित की गई थी। तुगलकाबाद से आगरा कैंट तक का सेक्शन सबसे सीधा, समतल और बेहतर तरीके से अपग्रेड किया गया था। इसीलिए 1988 में ट्रेन अपनी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा इसी हिस्से में हासिल करती थी। कई बार जब ट्रेन लेट होती थी तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी दौड़ जाती थी। वहीं आगरा कैंट से झांसी के बीच का सेक्शन थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। चंबल घाटी, धौलपुर के आसपास का असमतल क्षेत्र और कुछ तीखे मोड़ इस हिस्से में आते थे। इसी वजह से यहाँ ट्रेन की अधिकतम गति लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच सीमित रखी गई थी। इस ट्रेन का नंबर था 2002, नई दिल्ली झांसी शताब्दी एक्सप्रेस। यह ट्रेन रोज सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली से रवाना होती थी। 8:25 पर आगरा कैंट पहुंचती, फिर 9:50 पर ग्वालियर और अंत में 11 बजे झांसी पहुंचती थी। उस समय इसने 410 किलोमीटर का सफर महज 4 घंटे 30 मिनट में तय किया था। वापसी में ट्रेन नंबर 2001, झांसी नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, शाम 5:45 पर झांसी से चलकर 6:47 पर ग्वालियर, रात 8 बजे आगरा कैंट और अंत में रात 10:15 पर नई दिल्ली पहुंचती थी। इस ट्रेन की एक खास बात यह भी थी कि इसमें अन्य ट्रेनों की तरह कोई अनरिजर्व डिब्बा नहीं होता था। यह पूरी तरह आरक्षित और प्रीमियम श्रेणी की सेवा थी। अब जरा उस दौर के किराए पर नजर डालिए। क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय देश की सबसे तेज और वीआईपी ट्रेन का किराया कितना था? नई दिल्ली से आगरा कैंट मात्र 110 रुपए, नई दिल्ली से ग्वालियर 140 रुपए, नई दिल्ली से झांसी 165 रुपए। अगर कोई यात्री बीच के स्टेशनों से चढ़ता था तो किराया कुछ इस प्रकार था। आगरा से ग्वालियर 70 रुपए, आगरा से झांसी 95 रुपए, ग्वालियर से झांसी 65 रुपए। आज के समय में ये किराए भले ही बहुत कम लगें, लेकिन उस दौर में यह एक प्रीमियम अनुभव की कीमत थी, जहां गति, आराम और सेवा तीनों का अनोखा संगम देखने को मिला था। 1989 के रेल बजट में इस ट्रेन का विस्तार झांसी से आगे भोपाल तक कर दिया गया। इसके साथ ही यात्रियों की बढ़ती मांग और प्रीमियम अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसमें एक नया एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार कोच जोड़ा गया, जिसे खास तौर पर वीआईपी और विदेशी पर्यटकों के लिए डिजाइन किया गया था। यह ट्रेन का सबसे उच्च श्रेणी का कोच था, जिसमें 2x2 सीटिंग अरेंजमेंट, ज्यादा लेगरूम और सीटों के नीचे कारपेट जैसी सुविधाएं दी गई थीं, जो उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक मानी जाती थी। हालांकि झांसी से भोपाल के बीच का ट्रैक उतना अपग्रेडेड नहीं था। इसी वजह से इस सेक्शन में ट्रेन की अधिकतम गति शुरुआत में लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच ही सीमित रही। धीरे धीरे यह सेवा और भी शहरों तक फैलने लगी। नई दिल्ली झांसी भोपाल रूट के बाद नई दिल्ली लखनऊ, नई दिल्ली कालका और अन्य मार्गों पर भी अलग अलग शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गईं, जिससे यह एक पूरी श्रेणी के रूप में विकसित हो गई। लेकिन कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चलने के बाद आरडीएसओ को एक गंभीर संरचनात्मक समस्या का एहसास हुआ। WAP-1 लोकोमोटिव की बोगियां सिंगल पीस कास्ट होती थीं, जो बेहद मजबूत थीं, लेकिन WAP-3 में इस्तेमाल की गई FM2 बोगियां फैब्रिकेटेड थीं, यानी अलग-अलग धातु के हिस्सों को जोड़कर बनाई गई थीं। जब ट्रेन लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी, तो इन बोगियों पर भारी कंपन और झटके पड़ते थे। समय के साथ इन वेल्डेड बोगियों में हेयरलाइन क्रैक्स यानी महीन दरारें आने लगीं।
स्थिति को गंभीर मानते हुए RDSO ने इस WAP3 प्रयोग को अंततः असफल घोषित कर दिया। सभी 9 WAP3 लोकोमोटिव्स से इन बोगियों को हटाकर फिर से स्टैंडर्ड WAP1 बोगियां लगा दी गईं और ट्रेन की अधिकतम गति घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। अगले कुछ वर्षों तक शताब्दी एक्सप्रेस को WAP1 और बाद में WAP4 लोकोमोटिव्स द्वारा 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर ही चलाया जाता रहा। 140 किलोमीटर प्रति घंटा का सपना भले ही कुछ समय के लिए टूट गया, लेकिन भारतीय रेल ने हार नहीं मानी। अब फोकस केवल लोकोमोटिव नहीं, बल्कि ट्रैक और कोच दोनों के व्यापक आधुनिकीकरण पर किया गया। साल 1995 में भारतीय रेल ने ABB स्विट्जरलैंड से 3 फेज टेक्नोलॉजी वाले नए WAP5 लोकोमोटिव आयात किए। इनकी अधिकतम क्षमता 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी, लेकिन पुराने ICF कोच और ट्रैक सीमाओं के कारण शताब्दी अभी भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही सीमित रही। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में बड़ा बदलाव आया। पुराने भारी ICF कोचों की जगह जर्मनी के डिजाइन पर आधारित लिंके हॉफमन बुश कोच लगाए गए। ये कोच हल्के, ज्यादा सुरक्षित, एंटी टेलीस्कोपिक और हाई स्पीड पर अधिक स्थिर थे। 16 फरवरी 2006 का दिन इस सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब ट्रैक को भारी रेल और गहरे बेलास्ट के साथ पूरी तरह अपग्रेड किया गया। तब तुगलकाबाद से आगरा कैंट के सेक्शन पर WAP5 लोको और LHB कोचों का संयोजन शानदार साबित हुआ। इस रूट पर ट्रेन की गति आधिकारिक रूप से बढ़ाकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। लेकिन यह तेज रफ्तार हमेशा कायम नहीं रह सकी। जून 2024 में हालिया सुरक्षा चिंताओं और रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणालियों की विस्तृत समीक्षा के बाद रेलवे बोर्ड ने एक अहम निर्णय लिया। दिल्ली आगरा सेक्शन, जहां भोपाल शताब्दी, गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती थीं, वहां अधिकतम अनुमत गति को घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण था कवच जैसी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का अभी पूरी तरह लागू न होना। जब तक यह सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की सुरक्षित गति पर ही चलाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पुरानी ट्रेन प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम में आ रही तकनीकी समस्याएं और 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद रेलवे ने बिना कोई जोखिम उठाए यह एहतियाती कदम लिया, और इसी वजह से 2026 तक भी शताब्दी एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर ही दौड़ रही है। चलिए अब नई दिल्ली से भोपाल तक के सफर की तुलना करते हैं। 1989 के ओरिजिनल टाइम टेबल के अनुसार शताब्दी एक्सप्रेस सुबह 6:15 पर निकलकर दोपहर 2 बजे भोपाल पहुंच जाती थी। कुल समय लगा 7 घंटे 45 मिनट। वहीं 2026 के नए टाइम टेबल को देखें तो ट्रेन सुबह 6 बजे चलकर 2:12 पर भोपाल पहुंचती है, यानी कुल 8 घंटे 12 मिनट। दशकों पहले की शताब्दी आज के मुकाबले 27 मिनट जल्दी पहुंचा देती थी। समय में इस अंतर का मुख्य कारण है एक्स्ट्रा स्टॉपेज। 1989 में नई दिल्ली और भोपाल के बीच सिर्फ आगरा, ग्वालियर और झांसी जैसे चुनिंदा स्टॉपेज थे, जबकि आज रास्ते में कई अतिरिक्त स्टेशनों पर रुकने के कारण सफर लंबा हो गया है। आज जब हम पीछे मुड़कर शताब्दी एक्सप्रेस के इस पूरे सफर को देखते हैं, तो यह सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं लगती। यह भारत के बदलते हुए समय, तकनीक और सोच की कहानी बन जाती है। 1988 में शुरू हुई यह यात्रा केवल एक नई ट्रेन सेवा नहीं थी, बल्कि भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम था।
शुरुआती चुनौतियां, तकनीकी असफलताएं, ट्रैक और लोकोमोटिव की सीमाएं, इन सब के बावजूद भारतीय रेलवे ने कभी हार नहीं मानी। हर समस्या को एक सीख की तरह लिया गया और धीरे धीरे उसे सुधारते हुए शताब्दी को और बेहतर बनाया गया। WAP-1 से लेकर WAP-5 तक का सफर, ICF से LHB कोच तक का बदलाव और 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार, यह सब इस बात का प्रमाण है कि निरंतर सुधार ही असली प्रगति की पहचान है। आज शताब्दी एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भरोसे, समय की पाबंदी और आरामदायक यात्रा का प्रतीक बन चुकी है। जी अभी लाता हूं। इसने भारत में इंटरसिटी ट्रैवल को एक नया आयाम दिया है और लाखों यात्रियों के सफर को तेज, सुविधाजनक और यादगार बनाया है। अगर इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी में कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ जानकारी अनजाने में छूट गई हो, तो कृपया हमें क्षमा करें और कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह भी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रेलवे से जुड़ी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल रेल टेक इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।